नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य को समझेंगे और देखेंगे किस तरह से बहमनी साम्राज्य यहाँ पर स्थापित होता है। और ये स्वाभाविक सी बात है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि हम पिछले कुछ वीडियोस में दिल्ली सल्तनत को भी देख चुके हैं। तो आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किस तरह से हसन गंगू अपने दिमाग की जो नसें फाड़ता है और किस तरह से बहमनी साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना होती है। तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी राजवंश की स्थापना होती है और दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक के विदेशी अमीरों को अमीर ए सदाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर ए सदाह। अब ये जो अमीर थे ये विदेशी अमीर थे, ये देसी नहीं थे। तो इनके विद्रोह का परिणाम बहमनी राज्य की स्थापना होती है। अमीर ए सादाह ने इस्माइल मक के नेतृत्व में विद्रोह किया। अब देखो, जो इस्माइल मक जो होता है ना, ये एक प्रकार से डमी होता है। एक प्रकार से ये डमी की तरह इसका यूज़ करते हैं। पूरा दिमाग लगता है हसन गंगू या जाफर खां का। ये सोचते हैं कि भैया अगर मोहम्मद बिन तुगलक की सनक गई और उसने अगर विद्रोह को दबाने की सोच लिया तो मारा कौन जाएगा? इस्माइल मक मारा जाएगा। और अगर विद्रोह सफल हुआ तो इस्माइल मक को हटाकर मुझे सुल्तान बनने में कितना ही समय लगता है? थोड़ा सा समय लगता है। तो इस तरह वो इस्माइल मक को आगे करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर नेता इस्माइल मक दिख रहे हैं। और विद्रोह सफल होने पर हसन गंगू या जाफर खां यहाँ पर बहमनी राज्य की स्थापना करता है और हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की इस उपाधि लेता है। अब तारीख जो फरिश्ता का ग्रंथ है, तारीख ए फरिश्ता, उसमें हसन गंगू कहता है कि हसन गंगू पहले, जब वह इतना प्रभावी व्यक्ति नहीं बना था, तो उससे पहले वह हसन नामक एक ब्राह्मण के यहाँ पर काम करता था और उस ब्राह्मण से वह काफ़ी प्रभावित था और उसने उसकी काफ़ी अच्छी परवरिश दी थी उसको और काफ़ी मदद भी दी थी उसको। तो यहाँ पर हसन गंगू उस ब्राह्मण के सम्मान में अपने वंश का नाम ब्राह्मण यानी कि बहमनी वंश की स्थापना करता है। जबकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि हसन गंगू स्वयं को फारस के शासक बहमन शाह का वंशज बताता था, इसलिए बहमन शाह का वंशज होने के कारण और वह बहमन शाह की उपाधि भी ले रहा है, इसलिए इसलिए उसके राज्य का नाम क्या पड़ा? बहमनी साम्राज्य। तो इस तरह से दो थ्योरी यहाँ पर चलती है उनके राज्य को लेकर। तो यहाँ पर से अलाउद्दीन बहमन शाह का कार्यकाल शुरू होता है। 1347 से 1358 ईस्वी तक अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य के पहले सुल्तान की तौर पर यहाँ पर शासन करते हैं। अब दोस्तों, इनके समय पर बहमन राज्य उत्तर में पेंगा नदी से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी के तक विस्तृत हुआ था और 4 प्रांत इनके बटे हुए थे और इन प्रांतों को क्या कहते थे? तरफ कहते थे। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर जैसे इनके 4 प्रमुख प्रांत हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसने यानी कि इस बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद ये रखता है। अब यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की 2 राजधानी रही, ये ध्यान रखना। बहमन शाह गुलबर्गा को राजधानी बनाता है और उसका नाम एहसानाबाद रखता है। वही अहमद शाह नाम का एक अगला सुल्तान आएगा, वह बीदर को अपनी राजधानी बनाता है। तो कुछ जो इतिहासकार हैं वो इस राज्य का विभाजन राजधानियों के आधार पर करते हैं। गुलबर्गा चरण में जो बहमन शाह है वह पहला शासक हमें देखने को मिलता है। वही बीदर चरण यानी कि जो सुल्तान बीदर को अपनी राजधानी बनाकर शासन करते हैं वो गुलबर्गा चरण का पहला जो शासक होता है वो बहमन शाह होता है। पहली बार बहमन शाह ही गुलबर्गा को राजधानी बनाता है और जो अहमद शाह होता है वह गुलबर्गा के स्थान पर राजधानी बनाता है बीदर को। इसलिए बीदर शाखा का जो पहला शासक हुआ वह कहलाया अहमद शाह। अब देखिए, जो बहमन शाह होते हैं ये खलीफा से खिल्लत प्राप्त करता है। यही कारण है कि यह सुल्तान की उपाधि ले रहा है और अपने सिक्कों पर यह दूसरा सिकंदर अंकित करवाता है। तो ध्यान रखना है कि ये दूसरा ऐसा सुल्तान है जो ये अंकित करवा रहा है कि ये दूसरा सिकंदर है। इससे पहले किसने करवाया था? तो याद करो, हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, तो उसमें खिलजी वंश का जो अलाउद्दीन खिलजी है वह अपने आप को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी अपने सिक्कों पर लिखवाता है और वैसे ही कुछ कौन लिखवा रहा है? बहमन शाह। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अपने आप की 2 लोगों ने अपने आप की तुलना सिकंदर से की है। पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा है बहमनी वंश का संस्थापक बहमन शाह। पहला भारतीय मुस्लिम शासक होता है ये जो जिसने जजिया कर हिंदुओं से नहीं वसूला। यानी कि अब तक जितने भी शासक हमें देखने को मिलते हैं मुस्लिम में,
चाहे वे दिल्ली सल्तनत के हो, कहीं और के हो, वे हिंदुओं से जजिया कर नहीं वसूलते हैं। अब देखिए, ये जजिया कर हिंदुओं से नहीं वसूलता है, इससे ये बात भी वहाँ पर काफ़ी हद तक साबित होती है कि इसने बहमनी साम्राज्य का जो नाम है वह एक ब्राह्मण के नाम पर रखा होगा। हसन नाम का एक जो ब्राह्मण था उससे काफ़ी प्रभावित था। अब देखिए, इसके समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आता है और उसने अपने ग्रंथ किताब ए रहला में बहमनी वंश का वर्णन किया है। इस्लामी फुतूह उस सलातीन बहमनी वंश को समर्पित करता है और मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1377 ईस्वी इसके समय बहमनी राज्य में प्रशासन का गठन हमें देखने को मिलता है। इसने केंद्रीय प्रशासन को 8 भागों में बांटा और प्रशासन के गठन में उसकी सहायता इसके प्रधानमंत्री सैफुद्दीन गौरी ने की थी। तो सैफुद्दीन गौरी जो कि इसका प्रधानमंत्री था, एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ था और उसने इसके राज्य गठन में काफ़ी योगदान दिया था। और हम देखते हैं कि इसी की समय से हमें बहमनी विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो संघर्ष होता है, रायचूर दोआब हो या फिर कृष्णा दोआब हो या फिर मराठवाड़ा क्षेत्र हो जो कोंकण क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को लेकर इन दो बड़े साम्राज्यों के बीच में हमें संघर्ष देखने को मिलता है। हम जो विजयनगर साम्राज्य देखते हैं वो भी 1336 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसी के काल में हरिहर बुक्का नामक दो भाई स्थापित करते हैं और विजयनगर साम्राज्य भी इस समय तक एक बड़ा साम्राज्य के रूप में बन जाता है। तो बहमनी और विजयनगर संघर्ष यहाँ पर शुरू होता है। अब देखिए, ये संघर्ष किन क्षेत्रों को लेकर हुआ तो हम ये देख चुके हैं। अब जो रायचूर दोआब है ये तेलंगाना क्षेत्र में तुंगभद्रा दोआब नदी क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर होता है। तुंगभद्रा दोआब भी कहते हैं इसको। तो इन क्षेत्रों के लिए आपस में लड़ते हैं। 1367 ईस्वी में मोहम्मद शाह प्रथम तथा बुक्का प्रथम के बीच रायचूर दोआब में स्थित मुगदल के किले को पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष होता है और इस युद्ध में दोनों पक्षों ने तोपखाना या बारूद का प्रयोग किया था और बाबर 1526 में आक्रमण करता है भारत में। और हम देखते हैं कि बाबर की जीत में एक बड़ा योगदान रहता है बारूद का, क्योंकि उस समय पर काफ़ी अच्छी जो तोपखाने रहते हैं उनके कारण इब्राहिम लोदी की सेना हार जाती है। तो बाबर से पहले भारत में बारूद का प्रयोग यहाँ पर हमें पहला प्रयोग देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में 1519 से 20 भेड़ा के युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग हमें बाबर के द्वारा देखने को मिलता है। हालांकि बाबर के प्रयोग से पहले ये बारूद का प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, इस युद्ध में, और मोहम्मद शाह प्रथम और बुक्का प्रथम के बीच ये रायचूर दोआब को लेकर मुदगल किले पर नियंत्रण को लेकर ये युद्ध होता है। अब इस युद्ध में दोनों पक्षों ने आम जन को मारकर नरसंहार किया और युद्ध के बाद दोनों पक्ष संधि करते हैं। हालांकि इस युद्ध में कह सकते हैं कि इससे कोई जीतता नहीं है, दोनों ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं प्रजा को। और फिर इसके बाद दोनों संधि करते हैं कि अब कभी भी अगर हम युद्ध करेंगे तो आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर इसके बाद में मुजाहिद शाह, दाऊद शाह, मोहम्मद शाह सेकंड जैसे शासक सुल्तान हमें देखने को मिलते हैं। हाँ दद्दू। यह एक विद्वान और शांति प्रिय शासक था। इसके समय विजयनगर के साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उधर खेलो। इसके समय विजयनगर के साथ संघर्ष रुका रहा। मोहम्मद शाह दर्शन का विद्वान था और अतः इसकी तुलना अरस्तु से की जाती है और इसे दूसरा अरस्तु कहते हैं। मोहम्मद शाह सेकंड यहाँ अगला सुल्तान बनता है और यह एक विद्वान और शांति प्रिय शासक था। यही कारण है कि इसको हम दूसरा अरस्तु कहते हैं। इसको किसको कहते हैं? जो मोहम्मद शाह सेकंड है और ये बहमनी वंश का यहाँ पर सुल्तान है। मोहम्मद शाह ने फारसी के प्रसिद्ध विद्वान हाफिज को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। ताजुद्दीन फिरोज अगले शासक होते हैं और ये एक विद्वान शासक माने जाते थे और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे। 1398 से 1422 ईस्वी आने की तकरीबन 24 वर्षों तक ये बहमनी साम्राज्य के सुल्तान के रूप में शासन करते हैं और यह एक शक्तिशाली और विद्वान शासक थे। और इनके दक्कन स्थित खेरला के शासक नरसिंह राय को पराजित कर उसकी पुत्री से एक विवाह करता है। साथ ही साथ विजयनगर के साथ संघर्ष पुनः यहाँ प्रारंभ होता है और विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के साथ 3 युद्ध यह करता है, जिसमें वारंगल राज्य की सहायता से प्रथम 2 युद्ध यह जीत लेता है।
फिरोज शाह के जीते हुए 2 युद्धों में एक युद्ध होता है सोनार की बेटी का युद्ध। इसको क्या कहते हैं? बैटल ऑफ गोल्ड स्मिथ डॉटर। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद में फिरोज बहमनी देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह करता है और बांकापुर क्षेत्र तथा बड़ी मात्रा में सोना एवं रत्न उसे प्राप्त होते हैं। तो न केवल एक बड़े साम्राज्य के घराने से उसका संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में उसे सोना, धन, जेवरात वगैरह प्राप्त होते हैं। अब देवराय प्रथम के साथ तीसरे युद्ध में वारंगल राज्य ने विजयनगर का साथ दिया और फिरोज बहमनी की करारी हार हुई। तो वारंगल राज्य यहाँ पर एक बीच का राज्य होता है, जो जिस तरफ जाता है वो उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है। और फिरोज तुगलक यहाँ पर फिरोज शाह यहाँ पर जो है वह हार जाता है और उसकी प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि उसका जो छोटा भाई रहता है अहमद शाह, उसे सत्ता से हटाकर स्वयं शासक बन जाता है। फिरोज बहमनी ज्योतिष और खगोल विद्या का विद्वान था। इसने दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। फिरोज बहमनी अनेक भाषाओं का जानकार था। अरबी, फारसी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़, मराठी। कहते हैं कि उसके पास में जितनी पत्नियां थी वह सभी अपनी जितनी उसकी पत्नियां थी सभी से उनकी स्थानीय भाषाओं में बात किया करता था। तो इसको यहाँ पर भाषाएं सीखने का इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर लाभ होता है। अब देखिए, फिरोज शाह के बारे में कहा जाता है कि वह अपने अलग अलग क्षेत्र की पत्नियों से उनकी अलग अलग स्थानीय भाषाओं में बात करता था। यहाँ गुलबर्गा फेस हम देखते हैं, जिनकी राजधानी गुलबर्गा होती है। हसन गंगू जो बहमन शाह है, वो जो संस्थापक है बहमनी वंश का, वो गुलबर्गा को बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाता है और यहाँ तक फिरोज शाह तक हम देखते हैं कि इनकी राजधानी गुलबर्गा रहती है। फिरोज बहमनी के सूफी संत गेसुन दराज से, जो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इनके साथ संबंध अच्छे नहीं थे। गेसुन दराज को बंदन अब्बास भी कहा जाता है और गेसुन दराज ने एक ग्रंथ लिखा है मिरात उल आशिकाना। हमने सूफी संत परंपरा जब पढ़ी थी तब ये चीज़ भी हमने देखी थी। अब देखिए, शिहाबुद्दीन अहमद शाह बली, अब ये इसका छोटा भाई रहता है फिरोज शाह का और 1422 से 1438 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर अपने राज्य में मिलाया और गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी ये राजधानी बनाता है। तो यहाँ पर ये गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को राजधानी बना रहा है और बीदर का नाम ये मोहम्मदाबाद रख देता है। तो यहाँ पर से जो बीदर शाखा है, बीदर शाखा को जिन सुल्तानों ने राजधानी बनाए रखा, उस शाखा की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। वारंगल को ये जीत लेता है। क्यों मिलाता है वारंगल को? क्योंकि वारंगल ने 2 युद्धों में तो इनका साथ दिया, तो इनकी अच्छी जीत हुई और तीसरे युद्ध में वारंगल ने विजयनगर साम्राज्य का साथ दिया, तो वारंगल की अच्छी जीत हुई। तो यहाँ पर ये समझ जाता है शिहाबुद्दीन अहमद शाह कि भैया वारंगल जिस तरफ जाएगा पलड़ा उधर भारी रहेगा। तो वारंगल को इतना बचने ही मत दो कि वो कहीं साइड लेने के लिए जाए, उसको साइड लेने लायक छोड़ो ही मत। तो ये उद्देश्य से ये वारंगल को आक्रमण करते हैं और वारंगल को जीत लेते हैं। अब देखो, इसने विजयनगर राज्य पर भी आक्रमण किया। इसने सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली शुरू की, अर्थात सैनिक अधिकारियों को मनसब इसने प्रदान किए। सूफी संत गेसुन दराज से इनके अच्छे संबंध होते हैं, जबकि इनके बड़े भाई के अच्छे संबंध नहीं होते हैं। अब गेसुन दराज का शिष्य होने के कारण ये गेसुन दराज को अपना गुरु बनाते हैं और उनके शिष्य होने के कारण ये भी बली कहे जाते हैं। यही कारण है कि हम इनके नाम के पीछे क्या देख रहे हैं? बली कह रहे हैं। अब देखो, जो गेसुन दराज के शिष्य होते हैं वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? बली लगाते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि महमूद गवा को मलिक तुज्जार, जो व्यापारियों का प्रमुख था इस समय पर, ये इसको व्यापारियों के प्रमुख यानी कि मलिक तुज्जार की उपाधि देता है। किसको? महमूद गवा को। और आगे चलकर महमूद गवा प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचता है और बहमनी साम्राज्य के प्रमुख व्यक्तियों में से एक बन जाता है। फिरोज बहमनी ने अपने राज्य में विदेशी अमीरों को प्रशासन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और ये विदेशी अमीर मुख्यतः शिया थे और इन्हें अफाफी कहा जाता था और गवा भी इसी गुट से था और यहीं पर से गवा की प्रशासन में एंट्री होती है और आगे महमूद गवा प्रधानमंत्री के पद तक जाता है। महमूद गवा अफाफी गुट, जो शिया संप्रदाय, शिया मुस्लिम थे, इनसे संबंधित रखता था
और देसी दक्कन अमीर जो थे वह सुन्नी संप्रदाय के थे। तो यहाँ पर सुन्नी और शिया की लड़ाई यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ न केवल ये धार्मिक लड़ाई थी बल्कि ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी थी। तो यहाँ पर जो देसी दक्कन अमीरों का जो प्रमुख व्यक्ति था वह ये गरीब नोबल कहलाते थे और सुन्नी संप्रदाय से आते थे। अब आगे चलकर इन शिया सुन्नी गुटों का खामियाजा कमज़ोर शासकों को झेलना पड़ा। कई बार ऐसा होता था कि सुन्नी की चलती थी तो अपने हक में फैसले चलवाते थे। कई बार ऐसा होता था कि शिया गुट का कोई प्रभावी व्यक्ति अपने प्रभाव में लेकर किसी व्यक्ति को राजा बना देता था सुल्तान, तो उसकी चलती थी। तो यहाँ पर आलम शाह के समय आफाफी नोबल संघर्ष शुरू होता है, अहमद शाह के समय पर। और अहमद शाह ने खुरासान के विद्वान अजारी को संरक्षण दिया था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, खुरासान के विद्वान अजारी को संरक्षण दे रहा है कौन? अहमद शाह। अलाउद्दीन अहमद शाह हुमायूं इसके बाद में अगला शासक बनता है। और ये मुग़ल साम्राज्य वाला हुमायूं नहीं है, ये दक्षिण भारत का हुमायूं है और इसे दक्षिण भारत का सबसे क्रूर राजा माना जाता है। तो दोस्तों, क्रूर शासक इसलिए इसे जालिम शाह भी कहते हैं और इसे दक्कन का नीरो भी कहते हैं। नीरो के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। मतलब कि इतना ज़्यादा तानाशाह और इतना ज़्यादा क्रूर व्यक्ति कि एक पूरा शहर जल गया, खाक हो गया, लोग बर्बाद हो गए और वह चैन की नींद सो रहा था। इसी तरह यहाँ पर हुमायूं भी था। ये बहुत ज़्यादा कट्टर शासक था और बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। निज़ाम शाह अगला राजा बनता है और ये अल्पवयस्क शासक होता है। इसके लिए इसकी जो माँ रहती है मखदूम बेगम, और इनका जो इस समय तक प्रधानमंत्री बन जाता है महमूद गवा, उनके संरक्षण में निज़ाम शाह अगले सुल्तान बनते हैं। कुछ समय बाद निज़ाम शाह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो अगले जो उनके बच्चे रहते हैं 1463 से 82 के लिए अल्पवयस्क रहते हैं ये भी, और महमूद शाह थर्ड अगले शासक बनते हैं। और इस समय तक भी जो वास्तविक सत्ता रहती है वो किसके हाथ में आ जाती है? महमूद गवा के हाथ में। क्योंकि महमूद गवा वैसे भी प्रधानमंत्री था और सुल्तान जब कमज़ोर है और सुल्तान ध्यान नहीं दे पा रहा है व्यवस्थाओं में, तो अरेंजमेंट पूरा कौन करता है? वो करता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर महमूद गवा एक प्रकार से सुल्तान की तरह ही जीवन जी रहा था। और इस समय महमूद गवा वकील उस सल्तनत यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर था। तो बहमनी साम्राज्य में वकील उस सल्तनत किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। महमूद गवा ने मालवा पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग जीते। विजयनगर पर आक्रमण कर दाहोल, चोल, गोवा जैसे क्षेत्र जीत लेते हैं महमूद गवा। और इसने प्रशासनिक सुधार किया और साम्राज्य को 8 तरफ यानी कि 8 प्रांतों में बांटा। तो हम देखते हैं जहाँ हसन गंगू के समय पर, बहमन शाह के समय पर 4 तरफ थे, 4 प्रांत थे, यहाँ पर जो महमूद गवा है इसके समय तक आते आते 8 प्रांत हो जाते हैं। इसने तरफदारों पर नियंत्रण स्थापित किया। महमूद गवा ने भूमि की पैमाइश करवाई और कर वसूला। भूमि की पैमाइश को क्या कहते थे? तगा। भूमि मापने की जो इकाई होती थी वह होती थी तगा। अब गवा ने बीदर में एक मदरसे की स्थापना की। मदरसा क्या होता है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, मदरसा जो होता है ये उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं और जो मकतब होते हैं वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते हैं। जो प्राथमिक स्कूल होते हैं ना, उनको कहते हैं इस्लाम की भाषा में मकतब, और जो उच्च शिक्षा के जो केंद्र होते हैं विश्वविद्यालय या हाई स्कूल वगैरह, उनको कहते हैं मदरसे। अब यहाँ पर विदेशी राज्यों के साथ संबंध मजबूत करने का प्रयास ये करते हैं। महमूद गवा के ग्रंथ मनाजिर उल इंसा और रियाज उल इंसा में क्या मिलता है? विदेशी राज्यों के लिए लिखे पत्रों का संकलन। जो महमूद गवा विदेशी राज्यों के लिए पत्र लिखते हैं उनका संकलन हमें यहाँ पर मिलता है। महमूद गवा ने अफाफियों और दक्कनियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। दक्कनी अमीरों के बहकावे में आकर महमूद शाह थर्ड 1481 ईस्वी में महमूद गवा को मृत्युदंड दे देता है। तो महमूद शाह अभी अभी वयस्क हुआ था और अभी अभी इनको यह लग रहा था कि हम सुल्तान हैं और हम सब कर सकते हैं। तो जो कुछ सुन्नी गुट के रहते हैं
नेता लोग वो इनसे जो जलते हैं महमूद गवस है, तो वो सोचते हैं भाई कैसे इनको हटाया जाए। तो यहाँ पर वो सुल्तान को भड़का देते हैं कि भाई ये आपसे सत्ता छीनने वाला है, ये विद्रोह करने वाला है। तो यहाँ पर महमूद गवाह को मृत्युदंड दे देता है। और जब सच्चाई पता लगती है बाद में महमूद गवाह को, तो वह उसे इतना ज़्यादा दुख होता है कि उसी दुख में 1482 में सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बहमनी राजवंश का पतन प्रारंभ हो जाता है और बहमनी शासन कासिम उल वरीद नामक वकील उस सल्तनत पीएम के हाथों में चला जाता है। और इसको ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चापलूस या फिर चालाक किस्म का आदमी रहता है, और ये अपने समय के जो शासक रहते हैं उन्हें कठपुतली की तरह नचाता है। तो यहाँ पर से कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य का पतन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। कासिम उल वरीद के बाद उसका पुत्र अमीर उल वरीद वकील उस सल्तनत यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है और सत्ता पर अपना नियंत्रण रखता है। अब ये जो अमीर उल वरीद है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको दक्कन का लोमड़ी कहते हैं। ये बहुत ही चालाक रहता है और सत्ता को अपने पक्ष में लाने के लिए बहुत सारे गलत तौर तरीकों को भी अपनाता है। सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए अमीर उल वरीद ने विभिन्न तरफदारों को संघर्ष में उलझाए रखा। ये क्या करता है, जैसे आपने लोमड़ी को देखा होगा, लोमड़ी एक कार्टून आता था जब मैं छोटा था और अभी भी आता है, जंगल बुक मोगली वाला कार्टून आता है। उसमें क्या करता है, जो लोमड़ी रहता है ना, वो टवाकी जिसका नाम रहता है, वो शेर खान को बस उलझा के रखता है और कोशिश करता है कि शेर खान अगर किसी का शिकार करे तो उससे उसको भी फ़ायदा मिल जाए और बैठे बैठे उसको खाने को मिल जाए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर अमीर उल वरीद कर रहा है। वो इन तरफदारों को आपस में उलझाए रख रहा है ताकि वो उसकी सत्ता को आसानी से वो चलती रहे और तरफदार आपस में उलझे रहे। तो यही कारण है कि अमीर उल वरीद को दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। और अमीर उल वरीद ने बहमनी वंश के अंतिम शासक कलीमुल्ला शाह को 1527 ईस्वी में हटाकर खुद स्वतंत्र शासक वो बन जाता है, इसके स्थान पर कलीमुल्ला शाह के स्थान पर। अब बहमनी राज्य के विघटन का पर उत्पन्न नए राज्य जो होते हैं, बहमनी राज्य के विघटन पर उत्पन्न नए राज्य हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इनके प्रांतपति होते हैं 5 अलग अलग क्षेत्रों के, वो नए राजवंश की स्थापना कर लेते हैं। जैसे बरार राज्य में हम देखते हैं 1484 में फतुल्ला इमाद शाही वंश की स्थापना करता है। और आगे बरार राज्य को अहमद नगर राज्य में जीत लिया जाता है। अहमद नगर 1489-90 में इसकी स्थापना मलिक अहमद करते हैं। निज़ाम शाही वंश यहाँ पर स्थापित होता है और 1633 ईस्वी में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में अहमद शाह को मिला लिया। फिर बीजापुर 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह के नेतृत्व में स्थापित होता है और आदिल शाही राजवंश की यहाँ पर स्थापना होती है। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने इसको जीत लिया, किसको, बीजापुर को। अब जो गोलकुंडा है, तो भैया गोलकुंडा 1512 से 18 ईस्वी के बीच में स्थापित होता है कुली कुतुब शाह के द्वारा और कुतुब शाही वंश यहाँ पर स्थापित होता है और 1687 ईस्वी में औरंगजेब इसे भी जीत लेता है। बीदर जो कि 1527 ईस्वी में अमीर उल वरीद के नेतृत्व में स्थापित होता है। बीदर की बात करें तो 1527 ईस्वी में अमीर उल वरीद शाही वंश की यहाँ पर स्थापना करते हैं और बीजापुर राज्य ने जीता और बीजापुर में मिला लिया। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर बहमनी राजवंश को आपको ध्यान रखना है, उतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो ये अलग अलग हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो बरार राज्य स्थापित हो रहा है, अहमदनगर स्थापित हो रहा है, बीजापुर, गोलकुंडा और ये बीदर, ये 5 छोटे छोटे राज्य बहमनी राज्य से निकलकर स्थापित हो रहे हैं। इन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कब ये स्थापित हो रहे हैं, कौन कर रहा है और कौन सा राजवंश कहाँ स्थापित हो रहा है और कब किसके साथ इनका विलय हो जा रहा है। ये अक्सर सही जोड़ी के रूप में पूछ लिया जाता है कि बताओ बीजापुर का संस्थापक कौन है या फिर यहाँ पर कौन सा वंश यहाँ पर चलता है। ये सवाल यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद में ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर भी ये चीज़ें आपके सामने रखी है कि जो बरार है यहाँ पर इमाद शाही, अहमदनगर में निज़ाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में वरीद शाही, ये अलग अलग हम यहाँ पर वंश यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था। अब थोड़ा हम इनके अलग से हम इनके जो स्थापत्य और कुछ अलग से जो फैक्ट हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण करवाया और यह विश्व का सबसे
दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है और इसे फुसफुसाता गलियारा भी कहते हैं। फुसफुसाता गलियारा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कोने में अगर कोई बात कही जाती है तो दूसरे कोने में भी बहुत आसानी से सुनाई दी जाती है। तो अगर आप एक कोने में, इस गुम्बद के अंदर एक कोने में अगर कहीं फुसफुसाओगे तो दूसरे कोने में साफ साफ सुनाई देगा कि वहाँ से कोई क्या फुसफुसा रहा है, इसलिए इसको फुसफुसाता गलियारा भी कहते हैं। गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भाग्यमती के नाम पर भाग्यनगर नामक शहर बसाया था। यहाँ पर चार मीनार हमें देखने को मिलती है और यही भाग्यनगर बाद में जाकर क्या होता है, हैदराबाद हो जाता है। और हैदराबाद की बिरयानी और चार मीनार दोनों ही चीज़ें बहुत फेमस है। और हम देखते हैं कि जो हैदराबाद है, कई बार मांग भी उठती है कि हैदराबाद का नाम भाग्यमती नगर कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो भाग्यमती नगर है, भाग्यवती के नाम पर ये नगर है, तो भाग्यमती कौन थी? वह थी मोहम्मद कुतुब शाह की प्रेमिका। अब फिरोज शाह बहमनी ने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी। फिरोजाबाद एक हम उत्तर भारत में भी देख रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत में फिरोज बहमनी भी अपने नाम पर भीमा नदी के किनारे एक शहर की स्थापना कर रहा है जिसका नाम क्या है, फिरोजाबाद। अब इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर देखिए बहमनी प्रशासन की हम यहाँ पर बात करते हैं और सुल्तान की उपाधि ये लेते हैं। और सुल्तान की उपाधि लेते हैं शासक स्वयं को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानते हैं। शासकों ने खलीफा से खिल्लत भी प्राप्त की। खिल्लत प्राप्त करने का मतलब होता है कि खलीफा, जो कि मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु माना जाता है, उससे अनुमति लेना और उसके सेनापति के तौर पर शासन करना। बहमनी प्रशासन की यहाँ पर बात करिए तो सुल्तान की उपाधि लेते हैं और शासक स्वयं को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानते हैं। शासकों ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। शासक निरंकुश होता था और उसके अधिकारों की कोई सीमा नहीं होती थी, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियों व अधिकारों पर प्रभावशाली मंत्रियों, अधिकारियों और शासन की परंपराओं का नियंत्रण था। सुल्तान के अंगरक्षक को खास खेल कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो वकील उस सल्तनत यानी कि प्रधानमंत्री शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पद होता था। और केंद्र में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की बात करें तो वजीर ए अशरफ जो विदेश मंत्री कहलाता था, अमीर उल जुमला वित्त मंत्री कहलाता था, सद्र ए जहार ये न केवल चीफ जस्टिस होता था बल्कि धार्मिक परामर्शदाता और धार्मिक दान देने वाला अधिकारी होता था। उत्तर भारत में हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी थी, वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो सद्र उस सदू नामक जो अधिकारी है, न केवल वो काजी का काम कर रहा है, मतलब कि न केवल वो चीज़ें चीफ जस्टिस का काम कर रहा है बल्कि वो धार्मिक काम भी यहाँ पर वो कर रहा है। तो यहाँ पर सद्र उस सुदूर की भांति ही यहाँ पर एक पद है जो न केवल धार्मिक प्रमुख है बल्कि यहाँ पर न्याय करने का कार्य भी इसके पास है। अमीर उल उमरा सेनापति था इनका, और सेनापति होता था अमीर उल उमरा पद का नाम है। और इसके अधीन बरबलदान यानी कि सेना नायक नामक अधिकारी भी होते थे। तो सेना नायकों को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बरबलदान इनको कह रहे हैं। अब पेशवा, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पेशवा का पद आपको बहमनी में भी मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो पेशवा यहाँ पर क्या करता था, वित्त विभाग के अधीन प्रमुख अधिकारी होता था। तो वित्त विभाग के अधीन प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे, पेशवा कहते थे। और हम आगे चलकर मराठा साम्राज्य जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ पर प्रधानमंत्री को क्या कहा जा रहा है, पेशवा कहा जा रहा है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग शब्द अक्सर पूछे जाते हैं कि बताओ पेशवा किस प्रशासन से संबंधित है। और वहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है मुगल, दूसरा है मराठा और तीसरा है बहमनी। और फिर एक चौथा जो ऑप्शन है वो आपको दे दिया गया कि बी और सी दोनों आप सही मान लो। तो यहाँ पर ज़्यादा संभावना है कि आप सीधे मराठा पर टिक कर दोगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना वहाँ बी और सी रहेगा, मतलब कि मराठा और बहमनी दोनों जगह हमें पेशवा का पद मिलता है। हालांकि दोनों जगह पेशवा पद के इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है। जहाँ पर मराठा साम्राज्य में पेशवा प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, वही बहमनी साम्राज्य में पेशवा किसको कह रहे हैं, वित्त विभाग के अधीन प्रमुख अधिकारी को। अब यहाँ पर देखिए जो बहमनी शासकों की सैन्य व्यवस्था में पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना, हाथी सेना के अतिरिक्त तोपखाना भी प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। प्रशासन में किलेदार भी प्रमुख अधिकारी होता था जिस पर केंद्रीय प्रशासन का नियंत्रण होता था। अब साम्राज्य का विभाजन अगर हम देखें तो तरफ, अतरफ या तरफ किसको कहते थे, प्रांत को, स्टेट को कहते थे। और यहाँ का प्रमुख कौन होता था,
तरफदार होता था। अब आपको ये तो पता ही होगा, अभी हम वीडियो पढ़ ही रहे हैं, आप वीडियो देख ही रहे हो, अभी आप वीडियो छोड़कर भी नहीं गए हो, तो आपको पता होगा कि किसके समय पर कितने प्रांत थे। तो यहाँ पर जो बहमन शाह या जो हसन गंगू था उसके समय पर हम देखते हैं 4 प्रांत होते हैं। और फिर महमूद गवा जो प्रधानमंत्री, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उनके प्रशासन संभालने तक हम देखते हैं कि कितने प्रांत हो जाते हैं, 8 प्रांत हो जाते हैं। महमूद गवा 8 प्रांतों में राज्य को विभाजित करते हैं। अब देखिए, साम्राज्य विभाजन हमने देखा, प्रांत सबसे बड़ी इकाई है जिसको तरफ या अतरफ कह रहे हैं, और इसका प्रमुख कौन है? तरफदार है। अब तरफ यानी कि प्रांत से छोटा क्या हुआ? जिला। जिला को ये कह रहे हैं सरकार, और सरकार से छोटी हुई तहसील, तहसील को ये कह रहे हैं परगना, और परगना से छोटा हुआ गांव। गांव सबसे छोटी इकाई होती थी, और हर प्रशासन में गांव सबसे छोटी इकाई होती है। कुछ महत्वपूर्ण तरफदार केंद्रीय प्रशासन में भी भूमिका निभाते थे। और अलाउद्दीन बहमन शाह के समय हमें 4 तरफ मिलती है, वहीं महमूद गवा के समय हमें 8 तरफ मिलती है। तो यहाँ पर ये बहमनी साम्राज्य था। हालांकि मुझे ये पता है कि मैं काफ़ी स्पीड से यहाँ पर बोल रहा था, क्योंकि अभी थोड़ा माहौल ऐसा है कि मुझे जल्द से जल्द इस वीडियो को ख़त्म करना था। और दूसरी बात ये भी है कि अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं थोड़ा प्रेशर में हूँ, इसलिए मैं जल्द से जल्द वीडियोस को चीज़ों को समझाकर ख़त्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी आपकी एडवाइस मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा धीरे बोलना चाहिए या फिर कुछ बदलाव करने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे, जिनके साथ में इनकी झूमा झपटी चल रही है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, जाकर देखिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद। ओए दादू।